हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस एकेडमी कानपुर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स लाइक आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ या लोअर पीसीएस एग्जाम्स हो या फिर राज्य स्तर की कोई परीक्षा जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी या शिक्षक पात्रता परीक्षा जैसे सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, रीट हुआ, सुपरटेट हुआ, कोई भी परीक्षा हो, हिंदी विषय का अपना एक विशेष महत्व है। तो आपकी इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सिद्धांत आईएएस एकेडमी आपके लिए हिंदी की एक सीरीज लेकर के आया है और आज हम अपना पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे, हिंदी वर्णमाला। ठीक है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भाषा क्या होती है। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया है कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसे जो बोल भी नहीं पाता है और जब उसे प्यास लगती है तो वो क्या करता है, कुछ ध्वनियों का आवाज करता है, बोलता है ना मम मम। ठीक, तो आप समझ जाते हैं कि हाँ, बच्चे को प्यास लगी है। उसी तरीके से जब आपको अपने विचार प्रकट करने होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, यही माध्यम, जो इस माध्यम से आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसी माध्यम को ही तो भाषा कहा जाता है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। दोस्तों, आपने पढ़ा है संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप। ठीक है, शब्द रूप यानी संज्ञा और सर्वनाम के रूपों को कहा जाता है और धातु रूप किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो भाष जो धातु है, भाष जो क्रिया है, उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति, यानी हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स। आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष किस प्रकार से प्रकट करते हैं, यही भाष धातु का अर्थ होता है। दोस्तों, भाषा तीन प्रकार की होती है, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा और मौखिक भाषा को नियमों में बांधा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसकी कोई ग्रामर नहीं है। तो हमें जिसकी व्याकरण पर ध्यान देना है वो है लिखित भाषा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो बोल रहे हैं उसे एक पेपर पर लिखिए, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ निशान का प्रयोग करेंगे, आप कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे अपनी ध्वनियों को लिखने के लिए। तो यही जो लिखने का तरीका है, यही जो चिन्ह है, उन्हीं को तो हम लिपि कहते हैं। लिपि यानी इंग्लिश में अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट। बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि भाषा और लिपि में अंतर क्या है। तो भाषा है अभिव्यक्ति का तरीका, बोलने का तरीका, वहीं लिपि है लिखने का तरीका। ठीक है, तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कई बार इसकी स्पेलिंग गलत दे दी जाती है, उसमें देवनागरी लिपि दे दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान देना है, इसकी स्पेलिंग है देवनागरी। ठीक, संस्कृत भाषा भी जो वर्तमान में लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है, जबकि प्राचीन काल में जो वैदिक संस्कृत थी उसकी लिपि देवनागरी नहीं थी, उसकी लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है, और दोस्तों, इंग्लिश भाषा की अगर हम बात करें तो उसे किस स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, उसे किस लिपि में लिखा जाता है, तो वो है आपकी रोमन शैली या रोमन लिपि या रोमन स्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको लैटिन बोल रहे होंगे, तो याद रखिएगा लैटिन भी एक भाषा है, लैटिन लिपि नहीं है। दोस्तों, इतिहास की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ब्राह्मी लिपि प्राकृत लिपि है कि भाषा है, पाली लिपि है कि भाषा है। तो मैं बता दूं, ब्राह्मी लिखने का तरीका है, लिपि है, वहीं प्राकृत और जो पाली है वो भाषा है। ठीक, तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है ध्वनि। आप आवाज ही तो करते हैं, तो वही जो ध्वनि है वही लघुतम इकाई है भाषा की। किस आधार पर, उच्चारण के आधार पर। और जबकि आपसे पूछा जाए कि लिखने के आधार पर यानी लिपि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो है
वर्ण। ठीक, इन्हीं वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक, तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जिस किसी शब्द के आगे अ उपसर्ग लग जाता है तो वो उसका विलोम बना देता है। जैसे अभी सत्य है, तो सत्य के आगे जब भी हम अ लगा देंगे तो क्या हो जाता है? असत्य। सत्य मतलब सच, और असत्य जो सच ना हो यानी झूठा। तो यहां पर है वर्ड क्षर। क्षर का मतलब होता है नाशवान। अब इसके आगे लगा दिया हमने अ उपसर्ग, तो यहां पर भी अ लगा देंगे तो अक्षर यानी अनाशवान। ऐसा इकाई जिसका नाश नहीं किया जा सकता है, जो अनाशवान है, यानी शब्द का वह भाग जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है। और हिंदी में जो ये सेट ऑफ सिंबल्स हैं, जो चिन्ह हैं, इनको हम एक क्रम में रखते हैं। इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर हम बात करें कितने वर्ण होते हैं, तो 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हिंदी में कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। इन वर्णों को दो भागों में विभाजित किया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें स्वर वर्ण कहा जाता है, और इनकी संख्या 11 है। कंफ्यूज मत होइएगा, संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है, जबकि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। फिर बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो ये अस्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्यों अस्वतंत्र होते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। और हिंदी में इनकी संख्या कितनी है? 33। तो स्वर हुए 11, व्यंजन हुए 33, तो टोटल कितने हुए? 44। ये क्या माजरा है? ऊपर तो हमने 52 पढ़ा था, तो फिर इनका योग 44 कैसे आया? दोस्तों हम अध्याय में आगे जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। वास्तव में हिंदी की अगर हम बात करें तो स्वर 2 ही प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। प्लुत का प्रचलन संस्कृत से लिया गया है। ठीक, तो हम जानते हैं ह्रस्व क्या होते हैं। ह्रस्व, यहां पर आप नीचे देख रहे हैं ना, एक मात्रिक, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर रही होगी कि ये मात्रा क्या है। मात्रा दोस्तों, उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कह रहे हैं? मात्रा कह रहे हैं। तो जब भी हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं और उसमें केवल एक मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। और जब भी मात्रा दुगनी हो जाती है, यानी 2 गुनी मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और जब भी 3 गुना मात्रा का समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक, कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, इनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब दीर्घ की बात करें तो बड़ा अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा इसकी संख्या 7 है, ह्रस्व की संख्या 4 है। तो 7 और 4 कितने हुए? 11 हुए। प्लुत यानी उछला हुआ। ठीक है, जिसमें आप जब कभी आपको किसी को बुलाना होता है, चीखना चिल्लाना होता है, रोना होता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? प्लुत स्वरों का यूज करते हैं। जैसे अभी किसी को बुलाना हो तो क्या कहोगे? ए लड़के। आपने ए को थोड़ा लंबा खींचा, इसी जो मात्रा का इस्तेमाल किया वो हमने बहुत ज्यादा मात्रा लगा दी। जो हमने मात्रा करी वो हमने 3 गुना समय ले लिया, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। और इसके लिए हम सिंबल का भी यूज करते हैं। क्या? हम ऐसे 3 लगा देते हैं। ठीक है, तो जब भी 3 लगा देते हैं या एस लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो जब भी आप लिखते हो ना ओम, ओम, ठीक, तो आपने क्या करा? ओम, ये आपने ध्वनि करी, तो इसमें क्या है? लंबा समय लगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं।
आइए जान लेते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजनों में स्पर्शों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। और क से मां तक के जो वर्ण होते हैं, क से मां तक के वर्णों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी आप उच्चारण करते हो ना, तो जो जीभ होती है वो उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है, ठीक। और इस प्रकार से आपके टोटल 25 वर्ण बोले जाते हैं, ठीक। कौन कौन से? का से मां तक के वर्ण, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, तो ये 4 होते हैं। पाणिनि ने अंतस्थ को यण का नाम दिया है। यण यानी य, व, र और ल, ठीक है। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की, ये भी 4 होते हैं। कौन कौन से? तीनों श और ह, ठीक है। तो आपने देखा वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, रस स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजन वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये वही चीज लिखा हुआ है कि वर्णों का जो विभाजन है वो 2 भागों में किया है, स्वर और व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियां होती जिनके उच्चारण में अन्य ध्वनियों की सहायता या अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो क्या है? 11 है। दोस्तों, हिंदी के स्वरों का प्रयोग हम एज इट इज नहीं करते हैं, हम इनके स्थान पर इनके चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं चिन्हों को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। अगर हम बात करें तो हिंदी में मात्राओं की संख्या होती है 10, लेकिन ये क्या हुआ? स्वरों की संख्या 11 है और मात्रा की संख्या 10 है, ये कैसे? तो दोस्तों, जो छोटा आ होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना, तो ये बड़ा आ की मात्रा है, ये छोटी की मात्रा है, लेकिन छोटे आ की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए 11 में से 1 चला जाता है तो केवल 10 मात्राएं बचती हैं, ठीक। तो उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हमने पहले भी देखा था, रस स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। रस स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, जैसे कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ठीक। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अब बात करें दीर्घ स्वर की, तो ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है या दुगुना समय लगता है, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, यानी ये स्वरों के मेल से बनते हैं। फिर बात करते हैं प्लुत, तो प्लुत को भी हम जानते हैं कि इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, ठीक है। तो अब बताएंगे कि उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति यानी आप स्वरों का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं, और इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। मूल स्वर यानी कि ऐसे स्वर जिनका निर्माण अन्य किसी स्वरों की सहायता से किया ही नहीं जा सकता है, प्योर फॉर्म होते हैं भाई ये, ठीक। तो ये कौन कौन से हैं? छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री, ठीक। और संधि, संधि का मतलब क्या होता है? मेल होता है, ठीक। यानी ऐसे स्वर जिनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से हो, उन्हें क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 7, कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, औ, ठीक। अब इन्हें आगे भी डिवाइड किया गया है 2 भागों में, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। तो दीर्घ संधि स्वर जो होते हैं वो 2 समान मूल स्वरों के मिलने से बनते हैं। मूल स्वर वो भी समान होने चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ना, आ से क्या मिल रहा है? आ ही मिल रहा है, समान स्वर ही मिल रहा है, वो भी मूल वाला, ठीक। तो इससे क्या बन रहा है? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक है। संयुक्त संधि स्वर में क्या होता है कि 2 विभिन्न स्वर मिलते हैं, तो जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आ से ई मिलता है तो क्या बनता है? ए बनता है। आ से ऊ मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। फिर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उससे जब भी ए मिलेगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा।
फिर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उससे जब भी ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, अ बनेगा। तो दोस्तों आज के चैप्टर में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम व्यंजन वर्णों के बारे में अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को रिवाइज करते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों को इनकरेज करिए कि वो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि शेयरिंग इज द केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।